वेलकम टू शर्मा एकेडमी। सो आज हम सोशल सिक्योरिटी का एक नया लॉ करेंगे जो कि है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। ये पार्ट 1 है इसका। पार्ट 2 हम कल करेंगे ताकि प्रिसाइज रहे, आप अच्छे से उसको रिवीजन कर सकें। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, इसका ईयर याद रखना है 1923 का। कंपनसेशन किस लिए होता है? ताकि कंपनसेट आपको कब किया जाता है? जब आपको किसी और की वजह से कोई लॉस हो जाए तो जो एम्प्लॉय है उसको कंपनसेट किया जाता है। अगर उसको कोई इंजरी हो जाती है बाय एक्सीडेंट, उसी कंपनी में या जहाँ पे आप काम करते हो उस वजह से आपको कोई इंजरी हो जाए, तो जो कंपनी होती है वो आपको कंपनसेट करती है। उसी के लिए एक लॉ बनाया गया जो कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के नाम से है। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया, ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है जहाँ पे भी है। इसमें जो सेकंड है कि इसमें सेकंड शेड्यूल है कि इसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे जब सिलेबस ऑफ एपीएफसी, ईपीएफओ, आरओ, तो आप उसमें देखेंगे कि डेफिनेशंस एक कॉलम है, तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। तो कमिश्नर जो होता है, कमिश्नर जो कंपनसेशन एक्ट सेक्शन 20 के थ्रू अपॉइंट होता है। कंपनसेशन का मतलब होता है द कंपनसेशन एज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। डिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो भी डिजीज़ है, जो मर गए हैं, उनके जो रिलेशन में जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं। जैसे कि विडो हो गई, एक माइनर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन हो गया, अनमैरिड लेजिटिमेट और अडॉप्टेड डॉटर हो गई, मतलब जो अडॉप्ट किए गए बच्चे होते हैं लीगली। इफ़ होली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय, अगर वो पूरी तरीके से एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय पूरी तरीके से एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है, जैसे सन हो गया, बेटा हो गया, बेटी हो गई, जो 18 साल की उम्र कर चुके हैं अभी भी डिपेंडेंट है, जो होली और इन पार्ट डिपेंडेंट है, जो या तो पूरी तरीके से या फिर कुछ तरीके से उस पर डिपेंडेंट थे। विडो हो गई, एक पेरेंट हो गए अदर देन द विडो मदर, पेरेंट्स जो होते हैं वो हो गए। एक चीज़ है इसमें कि इसमें अ माइनर इलिजिटिमेट सन भी की बात की गई है, मतलब लेजिटिमेट और इलिजिमेट की भी बात की गई है। अगर क्वेश्चन में आता है एलिजिमेट सन जो होगा वो उसका उत्तर मतलब उनको कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो द आंसर विल बी अ येस। माइनर ब्रदर, छोटा कोई भाई है, अनमैरिड सिस्टर है, विडो सिस्टर है, अ विडो डॉटर इन लॉ, बहू अगर विडो हो जाती है उसी पर डिपेंडेंट है। माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिजीज सन, अ माइनर चाइल्ड मतलब बच्चे या पेरेंट्स सारे जो होते हैं ये डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट जो आते हैं वो है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय किसको कहा जाएगा? रेलवे सर्वेंट है तो रेलवे एक्ट के अंदर आ जाएगा। मास्टर है, सीमैन है और अदर मेंबर है जो कि क्रू ऑफ शिप के होते हैं। कैप्टन एंड अदर मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन एयरक्राफ्ट, अ पर्सन रिक्रूटेड एज अ ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक, क्लीनर और इन एनी अदर कैपेसिटी इन कनेक्शन विद द मोटर व्हीकल। नेक्स्ट है अ पर्सन रिक्रूटेड फॉर द वर्क अब्रॉड, अब्रॉड में भी काम करते हैं वो भी एम्प्लॉय के अंदर आएंगे। एंड हु इज़ एम्प्लॉयड आउटसाइड इंडिया इन सच अ वे कैपेसिटी एज इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2। एंड द शिप, एयरक्राफ्ट एंड द मोटर व्हीकल और द कंपनी इन केस में भी रजिस्टर्ड इन इंडिया, मतलब रजिस्टर्ड इंडिया में लेकिन वो काम अब्रॉड के लिए कर रहे हैं तो भी वो एम्प्लॉय की कैटेगरी के अंदर आएंगे। एम्प्लॉय इन सच कैपेसिटी एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 वेदर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, मतलब शेड्यूल 2 के अंदर भी जो है वो भी आ जाएंगे इसके अंदर। पर क्या इंक्लूड नहीं होता, क्या नहीं होता, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो सारे वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो भी आर्म्ड फोर्सेस में यूनियन की, वो इसके अंदर नहीं आते, उनके लिए अपना अदर लॉ है। एंड एनी रेफरेंस टू एनी एम्प्लॉय हु हैज़ बीन इंजर्ड शेल एम्प्लॉय इज डेड इंक्लूड द रेफरेंस ऑफ द डिपेंडेंट ऑफ देम। तो आर्म्ड फोर्सेस और अदर जो भी रेफरेंस होती है वो सारे इसी के अंदर आएंगे। एम्प्लॉयर का क्या मतलब है? एम्प्लॉयर का मतलब है एनीबॉडी ऑफ द पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एंड एनी मैनेजिंग एजेंट ऑफ एन एम्प्लॉयर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना, उसको भी एम्प्लॉयर करेंगे। एंड वेयर देयर इज़ अ सर्विस ऑफ एम्प्लॉय आर टेम्प्रेरी लेंट, जहाँ पे भी टेम्प्रेरी दी जा रही है एम्प्लॉय की सर्विस, या फिर कोई पर्सन जो हायर कर रहा है एम्प्लॉय को, वो एम्प्लॉयर में आ जाएगा। या फिर वो पर्सन, सच अदर पर्सन वाइल द एम्प्लॉय इज़ वर्किंग फॉर हिम, एम्प्लॉय किसी के साथ काम कर रहा है या इस किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में है या फिर अप्रेंटिसशिप में है, या फिर जिसने जैसे मैनेजिंग एजेंट होता है, ये सब जो होते हैं ये एम्प्लॉयर के अंदर आते हैं। एम्प्लॉयर का सीधा मतलब है
जो आपको एम्प्लॉय करेगा या जिसने आपको एम्प्लॉय किया, जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसके अंडर, वो आ जाता है एम्प्लॉयर के अंदर। मैनेजिंग एजेंट क्या होता है? एनी पर्सन अपॉइंटेड और एक्टिंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव और अनदर पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सच अदर पर्सन ट्रेड एंड बिजनेस। मतलब आप क्या करते हो, किसी और की जगह पर आप काम करते हो, बट डज नॉट इंक्लूड एन इंडिविजुअल मैनेजर सबॉर्डिनेट टू द एम्प्लॉयर। मतलब ये होता है कि आप जैसे रेहतवारी सिस्टम, जैसे एक पर्सन है, ये एम्प्लॉयर है, इसने किसी को नियुक्त किया है अपने नीचे और ये सारी चीज़ों को मैनेज करता है, तो ये एक तरीके का मैनेजिंग एजेंट हो गया। लेकिन बट डज नॉट इंक्लूड एन इंडिविजुअल मैनेजर सबॉर्डिनेट टू द एम्प्लॉयर। लेकिन ये वो नहीं होना चाहिए जो बिल्कुल इसके बराबर हो, जो एम्प्लॉयर है उसके जस्ट बराबर जो पर्सन होगा वो मैनेजिंग एजेंट नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह पे जो काम करेगा, उसके लिए जो काम करेगा वो मैनेजिंग एजेंट होगा। यानी एक के नीचे एक सीढ़ी जो बनेगी और वो जो होगा वो सारे काम करा रहा है, तो वो मैनेजिंग एजेंट हो जाएगा। तो कौन नहीं आता है इसको आपको देखने वाली बात है। आगे बढ़ेंगे तो माइनर कौन सा होता है? माइनर जिसने 18 साल की उम्र अभी अटेन नहीं करी है। पार्शियल डिसेबलमेंट और टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट आपको पता होना चाहिए। दो तरह के डिसेबलमेंट पड़ेंगे क्योंकि कंपनसेट उसी के लिए किया जा रहा है आपको। तो जो पार्शियल डिसेबलमेंट होती है वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को कम कर देती है। जैसे आपकी अंग भंग कहीं हो गया शरीर में, तो वो आपका क्या करेगी, आपकी पोटेंशियल को कमी तो कर देगी कमाने की, तो उसको कहते हैं पार्शियल डिसेबलमेंट, जब आपकी जो रिड्यूस कर देती है वो अर्निंग कैपेसिटी को। वहीं जब आप देखेंगे ये जो बताया मैंने, ये टेम्परेरी नेचर का बताया। टेम्परेरी नेचर का मतलब होता है जब आपकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। टेम्परेरी एंड पार्शियल आर सेम थिंग। सो परमानेंट नेचर की क्या डिसेबलमेंट होगी? परमानेंट डिसेबल्ड का मतलब होगा जब आपकी डिसेबलमेंट एज रिड्यूसेस अर्निंग कैपेसिटी इन एवरी एम्प्लॉयमेंट। जब आप पार्शली डिसेबल्ड हो जाते हैं, मतलब परमानेंट डिसेबल्ड हो जाते हैं, मतलब वो अंग आपका कभी ठीक नहीं होगा, तो वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को हर एक एम्प्लॉयमेंट में जहाँ पे भी आप जाएंगे उसको रिड्यूस कर देगा। अब पार्शियल में क्या होता है और टेम्परेरी में क्या होगा कि कुछ समय के लिए आपकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, लेकिन परमानेंट में क्या होगा, आपकी परमानेंटली कम हो चुकी है अर्निंग कैपेसिटी, चाहे आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट में चले जाइए। तो ये पार्शियल और जो परमानेंट है इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होता है? जो कि मेंटेन करता है सारा रजिस्टर अबाउट द जितने भी प्रैक्टिशनर है उन सब के, जो कि ये देखता है कि बॉडी में कितना दिक्कत आई है। आगे बात करते हैं सीमैन की, जो कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द क्रू ऑफ द शिप बट डज नॉट इंक्लूड इन द मैटर ऑफ मास्टर नहीं होना चाहिए वो शिप का, बल्कि क्रू मेंबर होना चाहिए। टोटल डिसेबलमेंट का मतलब होता है टोटल डिसेबल हो गए आप, तो वेदर ऑफ टेम्परेरी नेचर का भी हो सकता है, ये परमानेंट नेचर का भी हो सकता है। जिस तरीके का एक्सीडेंट होता है उस हिसाब से ये दिखाया जाता है। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट शैल बी डीम टू बी रिजल्ट फ्रॉम एवरी इंजरी स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट वो सारे डिसेबलमेंट हैं जो कि पार्ट 1 में और शेड्यूल 1 में आते हैं, या फिर हम ऐसा कहें कि पार्ट 2 में जितने भी आते हैं तो कॉम्बिनेशन होता है इंजरीज़ का। अगर वो कॉम्बिनेशन मिला के आप 100% अचीव करते हैं, मतलब आपकी जो एम्प्लॉई है उसकी जो इंजरी है अगर वो 100% से जाता है, जैसे पार्ट 1 में जितनी भी दिए हैं वो परमानेंट डिसेबलमेंट है, वो 100% है, अगर उसमें से एक भी चीज़ हो जाती है। लेकिन पार्ट 2 में ऐसा है कि जैसे आपकी फिंगर कट गई तो आपको 40% हाथ का कुछ दिक्कत हुई तो 40% का है, और दूसरा आपको दिया है कि पैर का उंगली कट गई या कुछ भी हो गया तो आपको जैसे 50% का है उसमें डिसेबलमेंट, तो ये दोनों जोड़े जाएंगे तो ये 90% हो रहे हैं, तो ये परमानेंट डिसेबलमेंट में नहीं आएंगे, ये आएगा कम में। आपको कम से कम 100% या उससे ज़्यादा परसेंट इंजरी होनी चाहिए, तब मान लिया जाता है कि ये परमानेंट टोटल डिसेबल्ड में आ गया। पार्ट 1 और शेड्यूल 1 में तो किसी में भी एक में आ जाए, अगर पार्ट 2 है तो कोई भी कॉम्बिनेशन में इंजरीज आ जाए। कॉम्बिनेशन का मतलब समझना है यहाँ पे। वेजेस का क्या मतलब होता है? वेजेस का मतलब है वो सारी चीज़ें जो आपको मनी मैटर मिल रहा है करेंसी में, अदर देन क्या इसमें नहीं आता वेज में, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं आएंगे, और
पेंशन या प्रोविडेंट फंड या जो भी आपको सम पेड टू द स्पेशल कोई एक्सपेंस मिल रहा है, तो ये सब नहीं आते हैं। वेज का मतलब आपको जितना पैसा मिल रहा है, अदर देन ट्रैवलिंग अलाउंस, पीएफ, पेंशन, स्पेशल अगर कोई दे रहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसको बाय नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गेजेट एक 3 महीने, कम से कम 3 महीने पहले उसको एक नोटिस निकालना पड़ता है, जिसमें वो शेड्यूल 2 में अगर किसी भी एम्प्लॉयमेंट को या किसी भी चीज़ को, हजार्डियस ऑक्यूपेशन को वो ऐड कर रही है, तो उसके लिए उसको 3 महीने का नोटिस निकालना पड़ता है, ताकि अगर किसी को दिक्कत हो तो वो बोल सके। ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कुछ स्पेशल क्लास के पर्सन के लिए अलग से लॉ निकाल दे, तो ये है, क्योंकि एक एरिया में वो हजार्डियस है, दूसरे में नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो अलग अलग एरिया के लिए बना सकती है लॉ। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन, जो एम्प्लॉयर है वो लायबल होता है अगर किसी तरीके की पर्सनल इंजरी हो जाती है अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे 2 वर्ड पढ़ेंगे आप, अराइजिंग आउट ऑफ और इन कोर्स ऑफ। इन कोर्स ऑफ क्या होता है, जब कोई चीज़ चल रही होती है। इन कोर्स ऑफ स्टडी, इन कोर्स ऑफ कॉलेज, मतलब चल रहे होते हैं उसमें। तो इन कोर्स ऑफ का मतलब होता है कि आप जैसे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में बीमारी लग गई। जैसे माइंस में लोग काम करते हैं, उनको जो कोयले वोयले उड़ते हैं, उनके लंग्स में जाके दिक्कत करते हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यों होती है? इन कोर्स ऑफ टाइम ही तो होती है। एक दिन जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन साल भर अगर वहीं जाना पड़े सेम जगह पे, और सेम चीज़ का एक्सपोजर हो जाए उनकी बॉडी को, तो उनको दिक्कत आ जाएगी। तो ये होता है इन कोर्स ऑफ, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट की वजह से आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती है, पर्सनल इंजरी हो रही है, तो अराइजिंग आउट ऑफ का मतलब होता है कि सडनली कुछ ऐसा हुआ कि आपकी दिक्कत हो गई, जैसे कि मशीन में हाथ आ गया, पैर आ गया, कुछ ऐसी दिक्कतें जो होती है, तो वो होती है अराइजिंग आउट ऑफ, जो अचानक ही हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयर शैल नॉट बी लाइबल, पर ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पर एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा? तो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी विच डज नॉट रिजल्ट इन टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट ऑफ द एम्प्लॉय फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 ईयर। ऐसी कोई भी आपको इंजरी हो जाती है जो 3 दिन से ज़्यादा ना हो, उसमें नहीं होगा कोई कंपनसेशन। अगर आपने ड्रिंक कर रखी है, ड्रग्स लेके आप काम कर रहे हो, तो आप ही की गलती है। विलफुल आप डिसोबीडियंस कर रहे हो, कहीं आपको रूल के लिए बोला गया है, सेफ्टी के लिए बोला गया है, इंस्टेड ऑफ आप जाकर उधर काम कर रहे हो, तो आपकी ही गलती है, वहाँ पे आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। विलफुल रिमूवल और डिसरिगार्ड कर रहे हो आप किसी भी सेफ्टी गार्ड का या इंस्ट्रूमेंट का, डिवाइस का, जैसे आपको कोई मशीन पे काम करना है, ज़रूरी है कि आँख के ऊपर आपको कवर करनी है आँख, तभी उसको काम करना है। जैसे जो बिजली का काम वगैरह होते हैं, आपको ज़रूरी है वो इक्विपमेंट पहनना, लेकिन आप लापरवाही में उसको नहीं पहन रहे, तो ये आपकी गलती हो जाती है। इसके लिए एम्प्लॉयर फिर आपको कोई कंपनसेशन नहीं देगा। आगे पढ़ते हैं। इफ़ एन एम्प्लॉयड इन एन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 3 कॉन्ट्रैक्ट एनी डिजीज स्पेसिफाइड देयर इन एन पिक्यूलर, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई आप एम्प्लॉयमेंट में हो किसी में भी, और उसमें पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 3 में जो डिजीज़ दी गई हैं वो आपको होती हैं, पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 3 में जो डिजीज़ दी गई हैं वो आपको होती है, या फिर पार्ट सी ऑफ शेड्यूल 3 में वो किसी भी एम्प्लॉय की होती है, तो वो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में आएंगी कि आप ऑक्यूपेशन डिजीज़ में थे और तब आपको हुई है। उस टाइम पे, अगर उस टाइम पे जो इंजरी, और वो भी एक इंजरी और एक्सीडेंट ही समझा जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो जो पार्ट ए और शेड्यूल 3 में, पार्ट बी और पार्ट सी में जो दी गई हैं, ये हम लास्ट में करेंगे। इसके सारे शेड्यूल्स नीचे दिए गए हैं, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो भी डिजीज़ मेंशन है वो एक्सीडेंट के अंदर ही आएंगी। चौथा जो है वो हमारा बात करता है अमाउंट ऑफ कंपनसेट कितना किया जाएगा आपको, अगर आपकी अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, आपकी मीन्स एम्प्लॉय की, इफ़ डेथ रिजल्ट फ्रॉम इंजरी, अगर इंजरी की वजह से किसी भी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो एक अमाउंट होगा जो कि लगभग इक्वल टू द 50% ऑफ द मंथली वेज ऑफ द डिजीज़ मल्टीप्लाई बाय द रेलिवेंट फैक्टर
एन अमाउंट मतलब आपको 15 जितना भी आपका मंथली वेज होगा वो मल्टीप्लाई किया जाएगा रेलेवेंट फैक्टर के साथ, और या फिर 1,20,000 रुपये आपको दे दिए जाएंगे। इनमें से दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो पेड किया जाएगा उसको। अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है इंजरी की वजह से, तो जिंदा है, मरा नहीं है, तो 60% दिया जाता है, 60% ऑफ द मंथली वेज इनटू रेलेवेंट फैक्टर। या तो ये होगा, अगर ये ज़्यादा है तो ये मिलेगा, नहीं तो 1,20,000 रुपये आपको दे दिए जाएंगे। अब आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। रेलेवेंट फैक्टर यहाँ पे दिया गया, रेलेवेंट फैक्टर इन रिलेशन टू द एम्प्लॉय मीन्स द फैक्टर स्पेसिफाइड इन द सेकंड कॉलम ऑफ द शेड्यूल 4। वो फैक्टर है जो कि सेकंड कॉलम में शेड्यूल 4 की जो मेंशन है उसको रेलेवेंट फैक्टर कहा गया। ये हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, एग्जाम में आता नहीं है, इतना अंदर से नहीं पूछेगा। इन केस ऑफ इंजरी स्पेसिफाइड इन पार्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल 1 सच परसेंटेज ऑफ द कंपनसेशन विच वुड हैव बीन पेएबल इन द केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। अगर कोई ऐसी आपको इंजरी हो रही है जो पार्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल 1 में दी गई है, अगर ऐसी कोई इंजरी आपको हो जाती है तो आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना आपको परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में मिलता था, कि यानी कितना 60% इंटू द 60% ऑफ द मंथली वेज इंटू द रेलेवेंट फैक्टर, या फिर 1,20,000 रुपये। ऐसी कोई भी इंजरी जो कि स्पेसिफाइड नहीं है शेड्यूल 1 में, सच परसेंटेज ऑफ द कंपनसेशन पेएबल इन प्रोपोर्शनेट टू द लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। अगर जैसे शेड्यूल वन में है तो आपको टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट के हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा भी है कि कोई डिजीज़ ऐसी होती है जो शेड्यूल 1 में नहीं है, तो उस टाइम पे आपको उस प्रपोर्शन में दिया जाएगा जितनी एम्प्लॉय की अर्निंग कैपेसिटी कम हो गई है, या उसने जितनी अर्निंग कैपेसिटी को लॉस कर लिया, उस हिसाब से उसको मिल जाएगा। वेयर मोर इंजरीज देन वन आर कॉज बाय द सेम एक्सीडेंट, जहाँ पे एक से ज़्यादा इंजरी एक ही एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है उस टाइम पे, बट नॉट सो इन द केस एक्सीड द अमाउंट विच वॉज पेएबल इफ टोटल। तो जैसे एक ही एक्सीडेंट है, उसकी वजह से आपको उसकी वजह से एम्प्लॉय को 2-3 इंजरी हो गई, हाथ कट गया, पैर कट गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन तो उसको जो भी कंपनसेशन मिलेगा वो उसके परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का जितना भी मिलना चाहिए था ना, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा ज़रूर, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखने की है। ये 3 चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। टेम्परेरी डिसेबलमेंट होता है वेदर टोटल और पार्शियल रिजल्ट फ्रॉम एन इंजरी। अगर टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो गया है तो इंजरी से, तो आपको हाफ मंथली मिलेगी। जैसे वहाँ 60% था, यहाँ पे हाफ मंथली, या फिर हम कह सकते हैं 25% मिलेगा ऑफ द मंथली वेज, अगर टेम्परेरी हो जाता है। क्योंकि हमने यहाँ पे डेथ देख लिया, टोटल डिसेबलमेंट देख लिया, अब टेम्परेरी देख लिया, तो 25% हमने देख लिया ऑफ द मंथली वेज। While fixing the amount of compensation payable to the employee in respect of any accident occurred outside India, the commissioner shall take into account the amount of compensation, if any, awarded to such employee in accordance with the law of that country in which the accident occurred। इसका क्या मतलब है कि जैसे एम्प्लॉय जो है वो इंडिया का है, लेकिन वो काम दुबई में जाके कर रहा है, क्योंकि कंपनी वहाँ पे है, तो दुबई में जाके वो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का काम करने लग रहा है। ऐसा हो गया कि उसको उस दौरान कुछ हो गया, तो जो कंपनसेशन होगा वो इंडिया के हिसाब से मिलेगा कि दुबई के हिसाब से मिलेगा, तो वो दुबई के हिसाब से, जहां आपका एक्सीडेंट हुआ है उस कंट्री के हिसाब से आपको कंपनसेट किया जाएगा, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ द कंट्री इन विच द एक्सीडेंट अकर्ड। उस लॉ के हिसाब से जो उस कंट्री में जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ के हिसाब से कंपनसेशन मिलेगा एम्प्लॉय को। आगे पढ़ेंगे। जो हाफ मंथली परमानेंट डिसेबलमेंट है, जैसे हाफ मंथली जितना भी आपको 25% जो मिलना है ना, वो विद इन 16 डेज आपको मिल जाना चाहिए। जो एम्प्लॉय हो उसको विद इन 16 डेज मिल जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिसेबलमेंट, वेयर सच डिसेबलमेंट लास्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 28 डेज और मोर। जहाँ पे एम्प्लॉय की जो डिसेबलमेंट है वो 28 दिन या उससे ज़्यादा हो रही है, 1 महीना लगभग या उससे ज़्यादा हो रही है, तो अगले 16 दिन के अंदर कंपनसेशन मिल जाना चाहिए। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द वेटिंग पीरियड ऑफ 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिसेबलमेंट वेयर सच डिसेबलमेंट लास्ट फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 28 days,
देयर आफ्टर हाफ मंथली ड्यूरिंग द डिसेबलमेंट और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 5 ईयर विच एवर पीरियड इज शॉर्टर। तो जो वेटिंग पीरियड है 3 दिन जब ख़त्म हो जाते हैं और आपके जो एम्प्लॉय है उसकी जो डिसेबलमेंट है वो 28 दिन से कम है, तो उसको उस हिसाब से हाफ मंथली पे मिल जाते हैं। आगे पढ़ेंगे। नो हाफ मंथली पेमेंट शैल बी इन द केस एक्सीड द अमाउंट इफ़ एनी बाय हाफ ऑफ द अमाउंट मंथली वेजेस। इसका मतलब जो भी आपको हाफ मंथली पेमेंट हाफ मंथली पेमेंट इन सच अ केस इन एनी केस एक्सीड द अमाउंट इफ़ एनी जैसे जो एम्प्लॉय होता है वो जब काम करता है तो उसको महीने की आधा जो पेमेंट मिल रही थी, ऐसा नहीं है कि जब उसको डिजीज़ हो गया या उसको दिक्कत हो रही है तो ये जो आधा मिल रहा है ये किसी तरह ज़्यादा हो जाए, एक्सीड नहीं करना चाहिए। जैसे 25,000 रुपये है तो ये यहाँ पे भी 25,000 या उससे कम ही होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एनी पेमेंट और अलाउंस विच द एम्प्लॉय हैज़ रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर टूवर्ड हिज मेडिकल ट्रीटमेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी पेमेंट और अलाउंस रिसीव बाय हिम इन एनी वे ऑफ कंपनसेशन। अगर ऐसा होता है कि जो कंपनी होती है या एम्प्लॉयर होता है, अगर किसी एम्प्लॉय को दिक्कत हो जाए और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है ना वो कंपनसेशन के अंदर नहीं आता है। कंपनसेशन के अंदर नहीं आता, जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर ने किया है ना उसको सूद समेत वापस करना पड़ता है। तो बस इसमें ये यही कह रहा है कि रिसीव बाय हिम बाय द वे ऑफ कंपनसेशन शैल नॉट बी डीम्ड। ये चीज़ मेडिकल एक्सपेंस अगर एम्प्लॉय कर रहा है तो शैल नॉट बी डीम टू बी अ कंपनसेशन उसको नहीं समझा जाए, बल्कि जो एम्प्लॉय शैल बी रीइम्बर्स द एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हिम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी कॉज ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, जो एम्प्लॉय है अगर वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंजरी अगर उसको हो जाती है, तो अगर वो ट्रीटमेंट में कोई पैसा लगा रहा है तो उसको रीइम्बर्स हो जाता है वो। इफ़ द इंजरी ऑफ द एम्प्लॉयर रिजल्ट इन डेथ, अगर जो इंजरी होती है किसी भी तरीके की, अगर वो डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की, शैल इन एडिशन टू द कंपनसेशन डिपॉजिट विद द कंपनसेशन अ सम ऑफ नॉट लेस देन 5,000 रुपीज़ फॉर द पेमेंट ऑफ द सेम टू द एल्डेस्ट सर्वाइविंग डिपेंडेंट और टूवर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ द फुनरल। इसका ये मतलब है कि जैसे जो एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो गई है, तो जो एम्प्लॉयर होगा वो जो भी पैसा है वो जितना भी लमसम उसका अमाउंट बचता है वो कमिश्नर को डिपॉजिट करवा देगा, प्लस 5,000 रुपये और करवाएगा ताकि उसका फ्रंटल किया जा सके। तो जो पैसा होता है वो सबसे पहले कमिश्नर के पास जाता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसके डिपेंडेंट्स के पास चला जाता है। कंपनसेशन टू बी पेड व्हेन ड्यू एंड पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट, तो 4A किसकी बात करता है? कंपनसेशन टू बी पेड व्हेन ड्यू एंड पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट। He shall be bound to make provision payment based on the extent of liability which he accept. Where an employer is in default in paying the compensation due under the Act within 1 month from the date it fall due, the commissioner shall direct the employer shall in addition to the amount of arrears pay simple interest। सबसे पहली बात है कि इन केस अगर जैसे एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर के ऊपर कुछ लायबिलिटी है कि उसको इतना कंपनसेशन देना है, तो एम्प्लॉयर अगर उसको एक्सेप्ट करता है कि ठीक है मैं देता हूँ, देन ही शैल बी बाउंड टू मेक प्रोविजनल पेमेंट। तो वो प्रोविजनल बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी जितनी भी है उसके हिसाब से वो दे देता है। अगर ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो नहीं मान रहा कि इतनी मेरे पे लायबिलिटी नहीं चढ़ रही है, तो जितनी भी चढ़ती है वो कमिश्नर को भेज देता है, जितनी भी उस पर होती है विद वेयर देन एम्प्लॉयर इज इन डिफ़ॉल्ट इन पेइंग द कंपनसेशन। अगर ऐसा होता है कि 1 महीने के अंदर एम्प्लॉयर नहीं पे करता है, तो जो कमिश्नर है वो डायरेक्ट करता है एम्प्लॉयर को कि वो सारा तो पैसा भेजे ही भेजे, साथ में सिंपल इंटरेस्ट और लगा देता है उस पर। सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% के हिसाब से उस पर सिंपल इंटरेस्ट और लग जाता है उस अमाउंट पे पर एनम पे, एंड एट अ रेट हायर, और जो रेट है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, जो कि शेड्यूल बैंक का जो रेट रहता है ना सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। 12% का रेट लग जाता है, लेकिन अगर इसको बढ़ा भी सकता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ाएगा जितना कि शेड्यूल बैंक्स बढ़ा रही है। और इफ़ इन हिज ओपिनियन देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर द डिले,
अगर उसको डायरेक्ट द एम्प्लॉयर शैल इन एडिशन टू अमाउंट ऑफ एरियर्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन पे अ फर्दर सम नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ सच अमाउंट बाय द वे ऑफ पेनल्टी, तो उसको लमसम अमाउंट तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, एंड पे अ फर्दर सम, और उसको एक और चीज़ देनी पड़ेगी, और सम देना पड़ेगा, लेकिन वो 50% इन सब का 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मतलब 3 तरीके की चीज़ें पड़ गई, एक तो खुद ही लमसम था, प्लस इंटरेस्ट और चढ़ गया, प्लस इसका भी पेनल्टी उस पर और लग गई, अब देना पड़ेगा उसको। आगे पढ़ते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेज, किस हिसाब से जो वेज होती है वो कैलकुलेट होती है, वो 5 में दिया गया है। वेयर देयर हैज़ ड्यूरिंग द कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन, तो अलग अलग हैं कि अगर आपने जैसे 12 महीने, पिछले 12 महीने तक काम किया है तो 1/12 के हिसाब से मंथली वेज दिया जाता है। अगर उससे कम है तो एवरेज निकाल लिया जाता है चीज़ों का, इस हिसाब से आपको दे दिया जाता है। जो कंटिन्यूस सर्विस है, मतलब का मतलब जैसे कंटिन्यूस सर्विस आपने कर दी है तो आपको अनइंटरप्टेड सर्विस होनी चाहिए आपकी 14 दिन से ज़्यादा, 14 डेज से ज़्यादा। 6 की बात करते हैं जो कि रिव्यू की बात करता है। आगे एक हाफ मंथली पेमेंट पेबल अंडर दिस एक्ट ईदर अंडर द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज और अंडर द कमिश्नर may be reviewed by the commissioner on the application either by the employer or the employee accompanied by the certificate of qualified medical practitioner। क्या होता है कंटिन्यूड इंक्रीज डिक्रीज, क्या होता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय जो होता है वो एप्लीकेशन भेजता है, एक सर्टिफाइड एप्लीकेशन भेजता है, जिसमें वो कमिश्नर को बोलता है कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ। उस हिसाब से जो कमिश्नर होता है वो कंटिन्यू करता है, इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करेगा या ख़त्म कर देगा अगर उसको नहीं लग रहा है कि नहीं हो पा रहा। उस हिसाब से कमिश्नर डिसीजन लेता है। रिव्यू कौन करता है? कमिश्नर करता है। और किसकी एप्लीकेशन पे? या तो एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉय भेजते हैं उसको सर्टिफाइड करके, तो वो करता है बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। कम्यूटेशन ऑफ हाफ मंथली पेमेंट्स, ये साथ में दे दिए, साथ में है। 8 का है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनसेशन, किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो अदरवाइज देन द बाय डिपॉजिट, इसका मतलब ये है पेमेंट में डायरेक्टली बाय देन शैल बी डीम टू बी द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। सबसे पहले जो एम्प्लॉयर होता है उसको कंपनसेशन किसको भेजना पड़ता है? कमिश्नर को। फिर जो कमिश्नर होता है वो दे देता है जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनको पैसा। नॉट एग्जिट कंपनसेशन पेबल टू द डिपेंडेंट शैल बी डिडक्टेड बाय द कमिश्नर फॉर सच कंपनसेशन एंड रिपेड टू द एम्प्लॉयर। अगर उसको ऐसा लगता है कि उसका कोई डिपेंडेंट नहीं है या फिर कोई है ही नहीं जिस कंपनसेशन दिया जाए, तो वो दोबारा रिपेड हो जाता है एम्प्लॉयर को। नो डिपेंडेंट एग्जिस्ट ही शैल रिपे द बैलेंस अमाउंट टू द एम्प्लॉयर। 9वां बात करता है कंपनसेशन नॉट टू बी असाइंड, अटैच्ड और चार्ज्ड पास टू एनी पर्सन अदर देन द एम्प्लॉय बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, नॉट शैल एनी क्लेम। एम्प्लॉय जो होता है उसी को देना है। पास टू एनी पदर अदर देन द एम्प्लॉय, अदर देन एम्प्लॉय के अलावा किसी पे नहीं। नोटिस और क्लेम की बात कर लेते हैं। नो क्लेम फॉर कंपनसेशन सच एज shall be entertained by the commissioner unless notice of the accident has been given in the manner thereafter provided as soon as the after the happening thereof, and unless the claim is preferred before him within 2 years of the occurrence of the accident, in case of death within 2 years from the date of death। इसका मतलब ये है कि जो क्लेम होता है किसी भी चीज़ का, नोटिस जब तक आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा जब तक कि उसको नोटिस ना मिल जाए कमिश्नर को। और ये जो भी काम होना चाहिए ये विदिन 2 ईयर्स हो जाना चाहिए। जैसे आज कुछ भी हादसा होता है एम्प्लॉय के साथ तो अगले 2 साल के अंदर इंक्वायरी बैठ जानी चाहिए, उस पर मिल जाना चाहिए उसको नोटिस। द पीरियड ऑफ द 2 ईयर शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डे गिव नोटिस टू द डिसेबलमेंट। जब डिसेबलमेंट का नोटिस एम्प्लॉयर दे देता है उसके 2 साल के अंदर अंदर ये पहुंचना चाहिए। सो एम्प्लॉयड एंड डेवलप सिम्टम, या फिर ऐसा होता है कि जैसे जिस एम्प्लॉय ने काम किया किसी भी वर्क प्लेस पे, अब क्या हुआ उसने वो वहाँ से काम छोड़ दिया, लेकिन क्या जब उसने वहाँ से काम छोड़ा तो उसे कुछ दिनों के बाद पता चला कि उसको दिक्कत होने लग रही है, यानी उस ऑक्यूपेशन की वजह से भले ही उसने छोड़ दिया लेकिन उसको पता चल रहा है कि अब
उसको दिक्कत हो रही है उसकी वजह से, डेवलप सिम्टम ऑफ एन ऑक्यूपेशनल डिजीज़, जो कि आपने अभी पढ़ा था शेड्यूल 1 और शेड्यूल पार्ट 1 और 2 में। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो हो रही हैं उसको उसकी वजह से हो रही है, भले ही उसने सीज टू बी सो एम्प्लॉयड छोड़ दिया है, लेकिन उस 2 साल के अंदर, जैसे उसको आज पता चला कि उसको दिक्कत हो रही है, उसके अगले 2 साल के अंदर जब उसको फर्स्ट सिम्टम निकला था, उससे अगले 2 साल के अंदर उसको कंपनसेशन मिलेगा। द एक्सीडेंट शुड बी डीम टू बी अकर्ड, ऐसा समझा जाना चाहिए कि एक्सीडेंट हो चुका है, और जब उसको सिम्टम पहले डिटेक्ट हो उसके तब तक उसको भेज के फिर 2 साल के अंदर कंपनसेशन वगैरह की बात चलती है। जो एक्सीडेंट है वो विदाउट हैव लेफ्ट द विसिनिटी ऑफ द प्रेमाइसेस ऑफ द प्लेस, मतलब आपको मतलब एम्प्लॉय को उस मतलब वो अटैच होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि आप प्रेमाइसेस के बाहर जाके आपका रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है तो वो कंपनसेशन दे, ऐसा नहीं होता है। उस एम्प्लॉयमेंट की वजह से आपको दिक्कत होनी चाहिए। कमिश्नर may entertain and decide any claim to compensation in any case. Every such notice should have, जो भी एम्प्लॉयर नोटिस देता है उसमें नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, पर्सन का क्या इंजरी हुई है ये पता होना चाहिए, लैंग्वेज शैल स्टेट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखा हो, ठीक है, डेट मेंशन होनी चाहिए, और एंड शैल बी सर्व्ड ऑन द एम्प्लॉयर और अपॉन एनी ऑफ द सेवरल एम्प्लॉय। The state government may require that the prescribed class of employees shall maintain at premises at which the employed a notice book। ये सब मतलब नोटिस बुक होनी चाहिए, सब कुछ प्रिसाइज फॉर्म में स्टेट गवर्नमेंट बता देती है, तो ये सब होना चाहिए। लेकिन ये नोटिस इसलिए रिजेक्ट नहीं होना जाना चाहिए कि वो प्रॉपरली नहीं था, जैसे यहाँ डेट होनी चाहिए, यहीं वो होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे सरकारी पत्र होता है ऐसा नहीं होता। एक नोटिस बस चला जाना चाहिए, भले ही वो कैसा भी हो, कार्रवाई हो जाती है। 10A power to require from the employer statement regarding fatal accident within 30 days of the service of the notice, a statement in the prescribed form giving the circumstanding attending the death of the employer and indicating whether in the opinion of the employer he is or not able to deposit account of the death। अगले 30 दिन के अंदर उस नोटिस पे काम होना शुरू हो जाता है। इफ़ द एम्प्लॉयर ये कहता है कि वो लायबल है कि हाँ होना चाहिए, उसकी गलती थी, तो वो पूरा पैसा अगले 30 दिन के अंदर जमा कर देता है। इफ़ द एम्प्लॉयर है कि वो नहीं है लायबल, तो वो जितना भी लमसम अमाउंट होता है वो कमिश्नर को डिपॉजिट करता है, उसके बाद कमिश्नर डिसाइड करता है। 10B होता है रिपोर्ट ऑफ द फॉटल डिजीज़ एंड द सीरियस बॉडी इंजरी। नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू एनी अथॉरिटी और बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर ऑफ एनी accident occurring on the premises which result in death or serious, but the person required to give a notice within 7 days of the death or serious body injury, send a report to the commissioner giving the circumstances attending the death और सीरियस बॉडी इंजरी। अगर कोई डेथ और सीरियस बॉडी इंजरी हो रही है तो अगले 7 दिन के अंदर नोटिस देना पड़ता है। सीरियस बॉडी इंजरी का मतलब होता है प्रॉबिलिटी जिसमें परमानेंट लॉस हो रहा है, परमानेंट इंजरी हो रही है किसी भी लिम्ब की, परमानेंट लॉस सुनने की पावर का, फ्रैक्चर हो रहा है लिम्ब का, और इन्फोर्समेंट, इस तरीके की चीज़ें हो रही है। लेकिन ये सब चीज़ें वहाँ नहीं अप्लाई होंगी जहाँ पे ESI एक्ट 1948 ऑलरेडी चल रहा है, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होंगी। मेडिकल एग्जामिनेशन हम देख लेते हैं। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 3 डेज, जैसे आज एक्सीडेंट हुआ है उसके अगले 3 दिन के अंदर एक नोटिस होना चाहिए जिसमें जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेगा, मतलब जांच करेगा एम्प्लॉय की कि कहाँ दिक्कत कैसा हो रहा है। अगर वो रिफ्यूज़ करता है, आता नहीं है ना कि नहीं मैं नहीं आ रहा करके, नहीं उसके साथ कोऑपरेट करता, तो राइट ऑफ कंपनसेशन शैल बी सस्पेंडेड। तो वो जितना भी उसको कंपनसेशन मिलना होता है वो सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि आपको जांच तो करवानी ही पड़ेगी। इफ़ बिफोर द एक्सपायरी, अगर 3 दिन से पहले ही वो वॉलेंटरली लीव कर देता है, खुद से ही छोड़ के चला जाता है, जैसे उसको ज़रूरत है कि 2 बार तो कम से कम वो आके दिखाना ही है उसको नहीं तो मेडिकल वाले को उसके पास जाना है, वो खुद ही मना कर देता है, तो भी उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। वेयर एम्प्लॉय वेयर राइट टू कंपनसेशन हैज़ बीन सस्पेंडेड
dies without having submitted himself with for the medical examination। ऐसा होता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन देने से पहले ही इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो कमिश्नर अगर उसको ठीक लगता है तो वो जितना भी पैसा बनता है वो पहुंचा देता है। राइट टू कंपनसेशन इज सस्पेंडेड, नो कंपनसेशन शैल बी प्रोवाइडेड। ऐसा होता है कि अगर वेटिंग पीरियड उसने वेटिंग पीरियड जो जैसे वेटिंग पीरियड होता है 3 दिन का, उसने नहीं अपने आप को दिखाया तो सस्पेंड हो जाती है चीज़ें। 12वें में कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और क्या क्या लिखा होता है, तो उस हिसाब से चलना होता है। 13 में रेमेडीज़ दी है एम्प्लॉयर को अगेंस्ट द स्ट्रेंजर वेयर एम्प्लॉय हैज़ रिकवर्ड कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी कॉज्ड अंडर सर्कमस्टांसिस क्रिएटिंग अ लीगल लायबिलिटी ऑफ सम पर्सन अदर देन द पर्सन बाय हुम द कंपनसेशन वाज पेड टू पे डैमेज इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। तो इंटाइटल टू ऐसा होता है कि अगर वो लीगली अगर उस दूसरे पर्सन की गलती अदर देन द नेक्स्ट में बात होती है 14 में इंसॉल्वेंसी ऑफ एम्प्लॉयर। अगर ऐसा होता है कि जैसे एम्प्लॉयर है वो किसी भी इंश्योरर के साथ क्या करता है, इंश्योर कराता है कि ऐसा होता है ना कि आप मर जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा तो एम्प्लॉयर की जगह इंश्योरर पैसे देगा। तो इस तरीके से थर्ड पार्टी अगर आती है लेकिन ऐसा होता है कि दोनों ही डूब गए हैं किसी वजह से, तो लायबिलिटी जैसे एम्प्लॉयर की होती है ऐसी इंश्योरर की होती है कि आपको पेमेंट दे, पे करे। तो दिस इज़ अबाउट 14। कल से हम 14A का करेंगे और इस पूरे एक्ट को कल ख़त्म करेंगे। अभी 36 मिनट की तो ये वीडियो हो ही गई है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो।